नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए एक और वीडियो। इसमें हम देखेंगे मारवाड़ का राठौड़ वंश एवं इसके प्रतापी शासक। इससे पूर्व मेवाड़ के शासकों तक हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें देखा और आगे हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जिस प्रकार दक्षिण पश्चिम राजस्थान के गुहिलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए। राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। जोधपुर राज्य के ख्यात में इन्हें राजा विश्वतमान के पुत्र राजा बृहदबल से पैदा होना लिखा है। दयाल दास ने इन्हें सूर्यवंशी माना है और इन्हें ब्राह्मण भल्लराव की संतान बताया है। नैन्सी ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है। कर्नल टॉड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना है। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत पर एक राह नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध हैं। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष आदि पुरुष सिंहा था, जिसने कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। राव सिंहा मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया था। सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो की, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। राव चुंडा 1394 से 1423 ईस्वी। अपने साहस और कूटनीति से राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर इससे मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। मंडोर पर अधिकार के बाद उसने आसपास के क्षेत्रों खाटू, डीडवाना, सांभर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी अधिकार कर लिया। पुंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया। उसकी पत्नी चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। राव रणमल 1427 से 1438 ईस्वी। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया। इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया। यह विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया था कि हंसाबाई का पुत्र लाखा ही उत्तराधिकारी होगा। अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल की 1438 में उसकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा हत्या कर दी गई। राव जोधा 1438 से 1489। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीतने में सफल रहा। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया और जिस संधि के तहत ये विवाह हुआ था उसे आवल बावल की संधि कहते हैं। 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1459 उसे अपनी राजधानी बनाया। राव जोधा ने राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर दुर्ग बसाया, जिसे मेहरानगढ़ कहते हैं। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं और राव जोधा को ही जोधपुर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राव मालदेव 1531 से 1562 ईस्वी। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। यद्यपि खानवा के युद्ध में मारवाड़ का शासक इसके पिता राव गांगा थे। देखिए, मारवाड़ का शासक तो था राव गांगा, लेकिन मारवाड़ की ओर से राणा सांगा की तरफ से भाग लिया तो वो शासक था मालदेव। उस समय मालदेव राजा नहीं बना था। इसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की। 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेव से विवाह किया, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना का कारण यह था कि मालदेव का ससुर
व उमादेव का पिता राव लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी। इस घटना के बाद मालदेव व उमादेव के संबंध बिगड़ गए। वह रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रही। वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जेस्सी पर आक्रमण कर 1542 ईस्वी में उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। वीरमदेव ने राव जेस्सी शेरशाह की शरण में चले गए। देखिए, वीरमदेव और राव जेस्सी कहाँ चले गए? शेरशाह की शरण में। 1539 व 1540 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटक रहा था, तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। 1543-44 ईस्वी में मालदेव को शेरशाह की सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह की धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि युद्ध से एक रात पहले ही शेरशाह ने कुछ संदेश और कुछ रुपए जेता और कुपा के शिविरों में रखवा दिए और इसकी झूठी सूचना मालदेव को दे दी कि प्रातःकाल होते ही जेता और कुपा शेरशाह की सेना की तरफ से युद्ध करेंगे। तो मालदेव ने उस बात पर विश्वास कर लिया और वह युद्ध किए बिना ही लौट आया। परंतु जब जेता और कुपा को ये पता चला तो वह इस कलंक को सहन नहीं कर सके और युद्ध करना ही उन्होंने उचित समझा। लेकिन सेनापति जेता और कुंपा ने जनवरी 1544 में गुरु सुमेल में शेरशाह से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हो गए और उन्होंने अपने देशभक्ति को प्रमाणित किया। इस वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये कोटेशन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह किसने कहा था? शेरशाह ने। कब कहा था? गिरी सुमेल के युद्ध के समय। शेरशाह 1544 के बाद मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई। राव चंद्रसेन 1562 से 1581 ईस्वी। राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया और दूसरे पुत्र उदय सिंह ने भी मालदेव खुश नहीं था, अतः उसे भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अंततः चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना, जो उसका तीसरा पुत्र था। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम सिंह और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। 1564 में राम सिंह सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर 1564 ईस्वी में अधिकार कर लिया। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर की प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा। तो देखिए, जोधपुर पर अधिकार कब किया? 1564 में। और किसके नेतृत्व में सेना भेजी? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। और नागौर दरबार कब लगा? 1570 में। मगर अकबर का उसके भाइयों राम सिंह और उदय सिंह की ओर झुकाव देखकर चंद्रसेन ने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया। तो देखिए, 1570 के बाद जोधपुर का प्रशासन किससे सौंपा? बीकानेर के राय सिंह को। तो आमेर का राजा मान सिंह, उसके बाद सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र अगर राजपुताने में कोई था तो बीकानेर का राय सिंह। चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने व इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावनाएं पूर्णतः समाप्त कर दी। 1565 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो भद्राजुन, ये क्रम याद रखिएगा कि वो कहाँ कहाँ गया, भद्राजुन में मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल सेना के उसे चारों ओर से घेर लिया तो वहाँ से हटकर वह सिवाना चला गया। सिवाना में उसने अपना मोर्चा बनाया। सिवाना का गढ़ और पहाड़ी दुर्गम थे। वहाँ जब चंद्रसेन को पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। रावल सुखराज, सूजा तथा देवीदास, ये नाम याद रखिएगा। रावल सुखराज, सूजा और देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे तंग आकर वह रामपुरा के पहाड़ों में
चला गया। यह जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी। फिर भी चंद्रसेन हाथ न आया। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पीपलोद और वहां से कानूजा के पहाड़ों में चला गया और आसपास लूट खसोट आरंभ कर दी। इस नीति से मारवाड़ के लोग अप्रसन्न हो गए। ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शरण ली। फिर भी मुगल सेना ने उनका पीछा न छोड़ा। इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता हुआ 1581 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक इसे जारी रखा। विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को। मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595 ईस्वी। 1581 से 1583 ईस्वी के मध्य मारवाड़ खालसा सीधे केंद्र के अधीन था। तो खालसा उस क्षेत्र को कहते थे जो सीधे केंद्रीय शासन के अधीन होता था। 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। यह चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई अर्थात जगत गुसाई का विवाह जहांगीर से किया। खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया। महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 1678 ईस्वी। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ। अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था। गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां ने उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण भी मिला। वहां पहुंचने पर शाही तौर से उसे टीका दिया गया। खिलत, जड़ाव और जमधर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर उसे राजा का खिताब तथा 4000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया गया। चूँकि उसकी आयु उस समय 11 वर्ष थी, बादशाह ने आसोप ठाकुर राज सिंह कुपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया। 1645 ईस्वी में इसे आगरा का प्रबंध सौंपा गया और 1664 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा गया। तो देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1645 में इसे आगरा का प्रबंध सौंपा गया और 1648 में कंधार अभियान पर भेजा गया। और उत्तराधिकार युद्ध 1657 से 58 में उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया, लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध में विजयी होकर लौटते हैं या फिर मर मिटते हैं। महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते। यह कहकर वह सती होने की तैयारी करने लगी। अंत में रानी की मां के समझाने एवं जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के द्वार खोले गए। इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी है। 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। देखिए 5 जनवरी 1659 खजुआ के मैदान में। बाद में जयसिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हो गया। फलतः उसका मनसब पुनः बहाल कर 1659 ईस्वी में उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 1659 ईस्वी में उसे गुजरात का सूबेदार बनाया गया। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया, परंतु वहाँ शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता नहीं मिली। 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया और वहीं 28 नवंबर 1678 को उसकी मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय में विद्वानों में सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध थे। तो जैसे सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि किस राजा के आश्रय में थे? तो जसवंत सिंह। मुहणोत नैन्सी उसका मंत्री था।
नेंसी ने नेंसीरी ख्यात व मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथों की रचना की। नेंसीरी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत। अगला देखेंगे हम बीकानेर का राठौड़ वंश 1465 से 1504 ईस्वी। बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। अपने पिता के द्वारा व्यंग किए जाने पर 1465 ईस्वी में वह जांगल प्रदेश में आ गया। किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली और एक दूसरी मान्यता के अनुसार जांगल प्रदेश का राव बीका व जाट सरदार नरा के ने मिलकर जीता। जांगल प्रदेश को राव बीका और जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता और दोनों के नाम पर इसे बीकानेर कहा गया। भाटी, चौहान, खींचियों, कायम खानों आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया। पुंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह कर उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना की। तो बीकानेर की स्थापना कब की गई? 1488। तो देखिए 1459 जोधपुर, 1488 बीकानेर और 1559 उदयपुर। इसके अलावा 1727 जयपुर और 1113 ईस्वी अजमेर। तो ये कुछ प्रमुख जो नगर हैं उनकी स्थापना भी पूछी गई है एग्जाम्स में, तो आप विशेष ध्यान रखें। 1488 में उसने बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। इसने देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया। राव लूणकरण 1505 से 1526 ईस्वी। राव लूणकरण राव जोधा का छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया। यह 1526 ईस्वी में ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब, देखिए अब जिसने पहली बार सुना होगा ढोसी का युद्ध तो उसे तो ये अजीब ही लगेगा। 1526 ईस्वी में ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया। इम्पोर्टेंट लाइन है। बीजू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिरो छंद में इसे कलयुग का कर्ण कहा है। तो कलयुग का कर्ण किसे कहा है? राव लूणकर्ण को किसने कहा है? बीजू सूजा ने। और कहाँ कहा है? अपने ग्रंथ राव जयसिरो छंद में। कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन महाकाव्य कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। लूणकरण सर झील का निर्माता भी इसे स्वीकार किया गया है। राव जेसी 1526 से 1541। जेसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं का भाई उसे पराजित किया। इस युद्ध का वर्णन बीटू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिरो छंद में किया है। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा, मगर आने से पूर्व ही 1541 ईस्वी में साहेबा पाहेबा जोधपुर में है जो के युद्ध में राव जयसी मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। तो देखिए साहेबा पाहेबा का युद्ध कब हुआ? 1541 में। किसके साथ हुआ था? तो राव मालदेव के साथ। राव कल्याणमल 1541 से 1574। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। तो देखिए जोधपुर से तो आया था मालदेव और बीकानेर का आया था कल्याणमल। कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया। इसने भटनेर के किले पर अधिकार किया और 1570 में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार की। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। तो देखिए पहला राठौड़ शासक कौन था? राव कल्याणमल। कल्याणमल के दो पुत्र रायसिंह व पृथ्वीराज। रायसिंह को अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। वहीं उसका दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था, जिसने बेली किशन रुक्मणीरी नामक ग्रंथ की रचना की। और इस ग्रंथ की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने झालावाड़ के दुर्ग में की थी, क्योंकि झालावाड़ का दुर्ग अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को दिया था। राव रायसिंह 1574 ईस्वी
क्षमा कीजिएगा, सॉरी, झालावाड़ के दुर्ग में नहीं, गागरोन के दुर्ग में बेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना गागरोन दुर्ग में की थी, जो झालावाड़ जिले में है। और ये गागरोन का दुर्ग अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को दिया था। राव रायसिंह 1574 से 1612, यह 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ। इसने अकबर के गुजरात अभियान व कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। अकबर ने 1572 ईस्वी में इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। 1574 में रायसिंह महाराजाधिराज की उपाधि से साथ, देखिए महाराजाधिराज की उपाधि किसने ली, तो रायसिंह ने धारण की थी। बीकानेर का शासक बना। रायसिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तथा किले के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे रायसिंह प्रशस्ति कहा जाता है। इसके समय में भीषण अकाल पड़ा, जिससे निपटने हेतु इसे बहुत धन खर्च किया और मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने का कर्ण कहा है। तो देखिए, यहाँ पर कलयुग का कर्ण कहा है राव लूणकरण को, किसने, बीठू सुजा ने। और राजपुताने का कर्ण कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने राव राय सिंह को। अब अगला शासक है राव कर्ण सिंह, 1631 से 1668 ईस्वी। कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध 1642 से 1644 ईस्वी में हुआ, जिसे मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। तो मतीरे की राड़ कब हुआ, 1642 से 1644 ईस्वी तक। और किसके साथ हुआ, तो नागौर के शासक अमर सिंह के साथ राव कर्ण सिंह का युद्ध हुआ जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के समय कर्ण सिंह तटस्थ रहा, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर उसके पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता भेजा। देखिए, पहले तो कर्ण सिंह ने उत्तराधिकार युद्ध में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन जब उसे लगा कि औरंगजेब जीत रहा है तो अपने पुत्रों को उसने औरंगजेब की सहायता करने के लिए भेज दिया। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वह उसकी सेवा में चला गया और चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ शुक सप्तति में कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा गया है। तो देखिए, शुक सप्तति किसके द्वारा रची गई है, चिंतामणि भट्ट द्वारा, और इसमें कर्ण सिंह को क्या कहा गया है, जांगलधर बादशाह। तो जो ग्रंथ आ रहे हैं और उनके रचयिता वो किस शासक के दरबार में थे, तो ये सारे आपके जो फैक्ट हैं वो एक साथ आपको एक ही वीडियो में मिल रहे हैं। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। अब देखिए, जो एक ग्रंथ पहली बार सुन रहा होगा उसे तो ऐसा लग रहा होगा कि ये ग्रंथ कहाँ से आ गए, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो जिसने नहीं पढ़ा है वो आज पढ़ ले। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे, और ये कहीं और नहीं है, सिर्फ RBSC की बुक्स में ही लिखा है। शाकंभरी का चौहान वंश व इस वंश के प्रतापी शासक। तो यहाँ तक हमने मारवाड़ के राठौड़ों का शासनकाल देख लिया। अब हम देखेंगे चौहान वंश और उसके शासकों का शासनकाल। इस चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद है। वंशावलियों व ख्यातों ने इनको अग्निवंशीय माना है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के विचार से सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशीय माना गया है। तो प्रश्न बनता है सीधा सीधा कि चौहानों को चंद्रवंशीय किस अभिलेख में माना गया है, तो अचलेश्वर मंदिर अभिलेख में माना गया है। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा के विचार से ये क्या थे, सूर्यवंशी थे। अब देखिए, कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी मानते हैं, और इन सभी मतों का विवेचन करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष था। तो सांभर झील का निर्माता वासुदेव चौहान, जिसे चौहानों का संस्थापक माना जाता है या उनका आदि पुरुष माना जाता है। आदि पुरुष अर्थात जिससे उस वंश का प्रारंभ हुआ है।
जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग माना जाता है। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया। तो देखिए, चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन गुवक नामक जो शासक हुआ उसने अधीनता से इन्हें मुक्त करवाया। इसी का वंशज सामंत सांभर का शासक था, जो वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ। वागपति राज चौहानों का शक्तिशाली शासक हुआ, जिसने प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। विग्रहराज द्वितीय चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। 983 ईस्वी का हर्षनाथ लेख 983 ईस्वी का हर्षनाथ लेख उसकी विजयों का उल्लेख करता है। तो विग्रहराज द्वितीय की विजयों का उल्लेख कहाँ मिलता है? हर्षनाथ के लेख में। उसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभ राज और गोविंद राज तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीघट्ट अर्थात शत्रु संहारक मिलती है, और फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। अजयराज 1105 से 1133 ईस्वी। अजयराज जो 1105 ईस्वी में शासक बना, इस वंश का एक प्रतापी शासक था। 1113 ईस्वी में इसने अजय मेरू नगर बसाया। देखिए, अभी बताया था मैंने अजय मेरू की स्थापना कब हुई? 1113। चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए, हर एक चीज़ फैक्चुअल है। अजय प्रिय दंभ कहलाए। तो अजय प्रिय दंभ क्या थे? चांदी एवं तांबे के सिक्के अजयराज द्वारा चलवाए गए। कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलवती का नाम भी अंकित मिलता है। अजयराज शैव मतावलंबी होने के साथ साथ एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को सम्मान की दृष्टि से देखा। उसने नए नगर में जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की अनुमति दी और पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया। अगला शासक देखेंगे अर्णोराज 1133 से 1155। अर्णोराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को परास्त किया, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त हुआ। इसने अजमेर में आना सागर झील एवं पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज शैव था, किंतु उसने अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता की भावना थी। उसने अजमेर में खरत गरच्छ के अनुयायियों के लिए भूमिदान दिया। देवबोध और धर्म घोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे। तो देखिए, देवबोध और धर्म घोष किसके शासनकाल में थे? तो अर्णोराज के शासनकाल में। वैसे तो चालुक्यों के हाथों पराजय से उसे कुछ मानहानि उठानी पड़ी थी, फिर भी गजनवियों को परास्त कर तथा मालवा और हरियाणा अभियानों का नेतृत्व कर उसने अपने वंश के प्रभुत्व को घटने नहीं दिया। अगला देखेंगे विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसलदेव भी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है। चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है विग्रहराज चतुर्थ का समय। 1158 से 1163 ईस्वी। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। यह दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। देखिए, दिल्ली को इसने अपनी राजधानी बनाई। इसने गजनी के खुसरू शाह को भी परास्त किया। जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी। विग्रहराज ने हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ खुदवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई। विग्रहराज ने बिसलपुर बसाकर वहाँ बिसलपुर झील बनवाई। तो अभी जो बिसलपुर बांध है उसकी नींव भी विग्रहराज द्वारा ही रखी गई है, जहाँ से जयपुर और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पेयजल की पूर्ति की जाती है। विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि उसकी महत्ता निर्विवाद है, क्योंकि एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ वह एक विजेता, साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला निर्माता था। पृथ्वीराज विजय का लेखक लिखता है
कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की किसी में क्षमता नहीं रही थी। सोमदेव तो विग्रहराज को वीरों में ही नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणी मानता था। यह केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है, हरिकेली नाटक से उसकी योग्यता आंकी जा सकती है। किलहॉर्न ने उसकी विद्वत्ता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। तो ये कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि विग्रहराज चतुर्थ को कालिदास और भवभूति के बराबर किसने बताया है, तो किलहॉर्न ने। अगला शासक देखेंगे पृथ्वीराज तृतीय। 1177 से 1192 ईस्वी। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बना। 1182 ईस्वी में इसने सतलज प्रदेश के मंडानकों को परास्त किया। कब? 1182 में। इसी वर्ष इसने महोबा के चंदेल शासक को भी पराजित किया, जिसने इसके वीर प्रसिद्ध थे आल्हा और उदल। किस शासक के अधीन थे आल्हा और उदल? तो महोबा के चंदेल शासकों के। पृथ्वीराज ने कन्नौज को गढ़वाल शासक जयचंद को भी परास्त किया और स्वयंवर में उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में तो घोरी को उसने पराजित कर दिया, मगर 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में वह मोहम्मद गोरी से परास्त हुआ। तो देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को परास्त किया और 1192 में अगले ही वर्ष मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया। पृथ्वीराज तृतीय वीर, विद्यानुरागी और गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक, पृथ्वीराज रासों का लेखक चंद्रबरदाई। तो जयानक और चंद्रबरदाई उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। तो देखिए आपको साहित्य और साहित्यिक कृतियाँ और उनके रचयिता को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ ही सभी आपके एक ही पार्ट में कंप्लीट होता जा रहा है, जो भी सिलेबस आपके दिया गया है। संयोगिता स्वयंवर कथा अब देखिए थोड़ी सी कथा भी पढ़ लेते हैं कि संयोगिता की क्या कथा थी पृथ्वीराज चौहान के साथ में, जो उनका नाम जोड़ा जाता है उसके संबंध में। कन्नौज के शासक जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया। उसकी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर कई राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। संयोगिता एवं पृथ्वीराज एक दूसरे के मन से चाहते थे, अतः संयोगिता वरमाला लेकर एक एक राजा महाराजा को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी और पृथ्वीराज को न पाकर मन ही मन बड़ी दुखी थी। किंतु जब उसने दरवाजे तक पहुंची तो वहां द्वारपाल के रूप में अपने प्रेमी की मूर्ति नजर आई और उसने माला उस मूर्ति के गले में डाल दी। उस समय तक पृथ्वीराज भी वहां पहुंच चुका था। उसने संयोगिता को वहां से अपने साथ लेकर अजमेर की ओर प्रस्थान किया। चौहान सैनिकों ने गढ़वालों को उसका पीछा करने से रोका। अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोगिता से विवाह कर लिया, पर इस घटना से जयचंद और पृथ्वीराज के बीच शत्रुता और अधिक बढ़ गई। अब देखिए इस कथा में कितनी ऐतिहासिकता है वह भी देखते हैं। इस कथा की सत्यता एवं ऐतिहासिकता के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे कपोल कल्पना मानते हुए कहा है कि प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध और प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। तो किस आधार पर डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इस तथ्य को नकारते हैं कि जो उस समकालीन जो ग्रंथ थे, जैसे प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध, प्रबंध चिंतामणि, उनमें इस तरह की कोई सी घटना का वर्णन नहीं आता है। डॉक्टर रोमिला थापर एवं डॉक्टर RS त्रिपाठी ने इसे सही नहीं माना है। समकालीन फारसी तवारीखों ने इस घटना का वर्णन नहीं मिलता, किंतु अबुल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया है कि हमीर महाकाव्य और रभा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं तथा इनमें वर्णन न मिलने से सारी घटना को ही काल्पनिक मान लिया जाए, यह उचित नहीं है। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का एक अंग है और वह सत्य एवं वास्तविक है, अतः इस घटना
यह घटना घटी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। सीवी वैद्य और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया है। इस प्रकार संयोगिता अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रह जाता। सदियों से चली आ रही इस कथा के समय के साथ उतार चढ़ाव या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों का आना स्वाभाविक है, किंतु इससे इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता। तो ये थे अजमेर के चौहानों का इतिहास। इसके बाद हम देखेंगे रणथंभौर का चौहान वंश व इस वंश के प्रतापी शासक। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज 1194 ईस्वी। पहला फैक्ट यही है कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज। और कब की स्थापना? 1194 ईस्वी में। पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। उसके उत्तराधिकारी क्रमशः वाल्हण, प्रह्लादन और वीर नारायण थे। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी वाघभट ने भी दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने पैतृक राज्य को बचाया। उसके पुत्र जैत्र सिंह ने नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। हमीर 1282 से 1301 ईस्वी। 1282 ईस्वी में हमीर ने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को इसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित किया। तो देखिए, मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया किसने? हमीर ने। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, मगर उसे सफलता नहीं मिली। तो हमीर इतिहास में दो प्रसिद्ध है, एक तो रणथंभौर के चौहान वंश का शासक और एक मेवाड़ का शासक। हमीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह व के हब्रू को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज हो गया। हमीर ने जब विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया, तब 1299 ईस्वी में उसे खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो देखिए, किसको शरण दी थी? मोहम्मद शाह और के हब्रू को, मगर तुर्क सेना को उसने पराजित कर दिया। 1299 में खिलजी ने आक्रमण किया और तुर्क सेना को हमीर ने परास्त कर दिया। 1301 में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आया। तो देखिए, जब 1299 में आक्रमण हुआ था, तब था जलालुद्दीन खिलजी, और जब वह रणथंभौर के दुर्ग को नहीं जीत पाया, तो उसका एक कथन आता है कि मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो ये उसी समय का कोटेशन है, 1299 जब जलालुद्दीन खिलजी हमीर के हाथों परास्त होकर लौट गया था। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आया, मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल को किला देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। इसके विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया। हमीर लड़ता हुआ मारा गया और किले में हमीर की पत्नी रंगदेवी और उसकी पुत्री पद्मला ने महिलाओं के साथ जौहर किया। तो ये यहाँ पर एकमात्र जल जौहर किया रंगदेवी ने, जो हमीर की पत्नी थे, और उसकी पुत्री थी पद्मला। हमीर वीर, उदार और शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। नयनचंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य, देखिए हमीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो नयनचंद्र सूरी द्वारा। जोधराज के हमीर रासों के रचयिता जोधराज, एवं चंद्रशेखर के हमीरहट प्रमुख जो साहित्य हैं और उनके रचयिता है। देखिए, चंद्रशेखर के हमीरहट नामक ग्रंथों में हमीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। आज भी जनमानस में हमीर के लिए यह दोहा प्रसिद्ध है। क्या? सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार। किसके लिए कहा गया है? तो हमीर के लिए। अब देखिए, जालोर का चौहान वंश व इस वंश के प्रतापी शासक। जालोर मध्यकालीन इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने के मार्ग पर स्थित जालोर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक आवश्यक कार्य था। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी के समय जालोर पर चौहानों का अधिकार था। तो सल्तनत काल के समय
जालोर पर किसका अधिकार था? तो चौहानों का। जालोर के इस चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था, जिसने 1184 ईस्वी में राजवंश की नींव डाली। तो ये सुमेलित करने के लिए भी आते हैं, एक तरफ चौहान शासक दे देंगे और दूसरी तरफ स्थान दे देंगे। जैसे रणथंभौर का था संस्थापक कौन था? तो रणथंभौर के चौहान शासक था वो गोविंदराज, और जालोर के चौहानों का संस्थापक कीर्तिपाल। तो इसके अलावा नाडोल के चौहानों का संस्थापक लक्ष्मण और सिरोही के चौहानों का संस्थापक था लुम्बा। इस राजवंश की नींव डाली थी कान्हड़ देव 1305 से 1311 ईस्वी। कान्हड़ देव जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विवाद हुआ। 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेनानायक ऐन उल मुल्क मुल्तानी, तो ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कितनी ही बार। ऐन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित जालोर भेजा। वह कान्हड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आया। दिल्ली दरबार का माहौल कान्हड़ देव के स्वाभिमान के विरुद्ध था। कान्हड़ देव दिल्ली दरबार से चला आया, जिसके बाद कान्हड़ देव व अलाउद्दीन के बीच संघर्ष हुआ। नैनसिंह के युद्ध का कारण कान्हड़ देव के पुत्र वीरमदेव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार बताया है। तो ऐसा कहते हैं मुहम्मद नैनसी अपने ग्रंथों में कि अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री फिरोजा थी वह वीरमदेव से प्रेम करती थी और उससे विवाह करना चाहती थी, किंतु वीरमदेव ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण किया था। 1308 ईस्वी में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया और उसका नाम खैराबाद रख दिया। तो देखिए, चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद उसका नाम रखता है खिजराबाद, और जालोर पर अधिकार करने के बाद उसका नाम रखता है खैराबाद, तथा कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त किया। ये जो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैं अंडरलाइन कर रही हूँ और उस पर सर्कल बना रही हूँ, वो तो विशेषकर लगभग परीक्षाओं में पूछे ही गए हैं। आप पिछले वर्षों के जो पेपर उठा के देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको इससे संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालोर पर घेरा डाल दिया, लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिली। अंत में कान्हड़ देव ने एक दैया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। देखिए, किसने विश्वासघात किया? दैया बीका ने। तो शेरशाह सूरी ने जब आक्रमण किया था उस समय जेता और कुपा षड्यंत्र करके उसने मालदेव को उनके विरुद्ध कर दिया और मालदेव वहाँ से चला गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया तो रणमल और रत्तीपाल ने विश्वासघात किया, और यहाँ पर जालोर में दैया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन का दुर्ग पर अधिकार हो गया। तो वीरता में तो जो शासक रहे उस समय सल्तनत काल के, उसके बाद के जो मुस्लिम शासक रहे वह राजपूतों से जीत नहीं पाए, तो उन्होंने षड्यंत्र और छल कपट से उन पर अधिकार किया। कान्हड़ देव लड़ता हुआ मारा गया और किले की महिलाओं ने जोहर किया। अलाउद्दीन ने जालोर जीतकर उसका नाम जलालाबाद कर दिया। देखिए, चित्तौड़ का नाम रखा खिजराबाद, जालोर सिवाना पर अधिकार करके उसका नाम रखा खैराबाद, और जालोर पर अधिकार कर नाम रखा जलालाबाद। आगे देखेंगे, आमेर का कछवाहा वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। कछवाहा अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। सूर्यमल मिशन के अनुसार कुर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से कुर्मवंशी कहलाने लगे। देखिए, किसके अनुसार? सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कुर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने के कारण कुर्मवंशीय कहलाने लगे और साधारण भाषा में इन्हें कछवाहा कहा जाने लगा। देखिए, कुर्म को संस्कृत में कहते हैं कच्छप। तो देखिए, कहीं थोड़ा मिलता जुलता आ रहा है, तो कुर्मवंशीय थे और फिर इन्होंने कछवाहा कहा जाने लगा। ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछवाहों को मीणाओं तथा बड़गुजरों से संघर्ष करना पड़ा।
मीणाओं तथा बड़गुजरों से। जयपुर के आसपास अभी भी मीणा जाति का वहाँ पर प्रबल जनसंख्या में वहाँ पे जनजाति रहती है। तो उस समय भी मीणाओं का शासन था जयपुर के आसपास में और बड़गुजरों का शासन था। इनकी प्रथम राजधानी दौसा थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कछवाओं की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो दौसा। कछवाहा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया। दुल्हे राय ने ही जमवा रामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाए। तो देखिए, पहली राजधानी कछवाओं की दौसा, दूसरी जमवा रामगढ़। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो देखिए, दुल्हे राय ने राजधानी बनाई जमवा रामगढ़ को और कोकिल देव ने राजधानी बनाई आमेर को। तो अभी तक हम 3 राजधानियां देख चुके हैं। पहली राजधानी दौसा, दूसरी जमवा रामगढ़ और तीसरी आमेर। आगे देखेंगे भारमल 1547 से 1573 ईस्वी। और यार मैं कहाँ इसको